हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे भाग 5 पर। पिछली क्लास में हम लोग भाग 4 तक या भाग 4 का तक मूल कर्तव्य को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भाग 5। तो पहले थोड़ा सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, यह भारतीय संविधान का सबसे लंबा व सबसे बड़ा भाग है। सीधा सीधा पूछा जाता है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? तो वह होगा आपका भाग 5। भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब भाग 5 को ही कई अध्यायों में बांट दिया गया है। भाग 5 को ही कई अध्यायों में बांट दिया गया है। जैसे कार्यपालिका के लिए कुछ अध्याय दे दिए गए हैं, एक अध्याय दे दिया गया है। विधायिका के लिए एक अध्याय दे दिया गया है। न्यायपालिका के लिए एक अध्याय दे दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक अध्याय दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भाग 5। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। ठीक है, भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? तो हम लोग कहेंगे भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। और ये जो संघ है, इसके लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हम लोग कहेंगे इस संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात ये आती है, यहाँ पर यूनियन शब्द हम इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, यूनियन या किस शब्द का? तो ध्यान दीजिएगा, संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक लगभग कुल 100 अनुच्छेद को इसमें शामिल किया गया है। कहने का मतलब लगभग 100 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्या हम लोगों ने देखा कि यह क्या है? सबसे बड़ा व लंबा भाग है। पहला पॉइंट ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो इसे जो है कई अध्यायों में बांट दिया गया है। कई अध्यायों में बांट दिया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से अध्याय हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे पहले नंबर की बात किया जाए तो इसे कार्यपालिका में बांट दिया गया है। पहला अध्याय जो बताता है वह कार्यपालिका के बारे में बताता है। दूसरा अध्याय जो बताता है वह विधायिका के बारे में बताता है। अभी सब पर बात करेंगे हम लोग। वह विधायिका के बारे में बताता है। यह जो तीसरा अध्याय है वह न्यायपालिका के बारे में बताता है। और ये जो चौथा अध्याय है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। किसके बारे में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहने का मतलब ये है कि संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भाग 5 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा इसको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। हम लोग भाग 1 में ही पढ़े थे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए, राज्यों का संघ का मतलब ये है कि इसमें कई छोटे छोटे राज्य होंगे, कई छोटे बड़े राज्य होंगे और इन राज्यों से मिलकर एक देश का निर्माण होगा। इन राज्यों से मिलकर एक देश का निर्माण होगा और इस देश को ही जो कहा जाएगा वह कहा जाएगा संघ। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं इन देशों के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इन देशों से मिलकर बने इस देश व बने इस संघ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस संघ के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं जो शासन प्रशासन करने में सहयोग देती हैं। ठीक है,
तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस संघ की कार्यपालिका, इस संघ की विधायिका और इस संघ की न्यायपालिका और इस संघ की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब बात ये आती है कि वास्तव में कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो पहले ही हम बता चुके हैं कि वास्तव में कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये जो कार्यपालिका होती है यह लागू करने का काम करती है। अभी बताएंगे क्या लागू करने का काम करती है। ये जो है कानून बनाने का काम करती है और ये जो है समीक्षा करने का काम करती है और ये जो है आंकड़े जो है तैयार करने का काम करती है। समझिएगा। विधायिका द्वारा नियम और कानून बनाया जाता है। विधायिका द्वारा नियम और कानून विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। अब संघ के स्तर पर अपनी एक अलग विधायिका होती है और ये जो राज्य होते हैं इनकी अपनी एक अलग विधायिका होती है। ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये जो विधायिका का काम होता है वह नियम और कानून को बनाने का होता है और कार्यपालिका का होता है कि विधायिका द्वारा जो भी नियम और कानून बनाया जाए उसे यह लागू करे। ठीक है। विधायिका का काम हो गया नियम और कानून बनाना और कार्यपालिका का हो गया इस नियम और कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कि यह देखे कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वह संविधान के दायरे में है कि नहीं है, इसकी समीक्षा करे। और अगर यह संविधान के दायरे में है तो क्या कार्यपालिका द्वारा उस कानून को सही तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, यह जो न्यायपालिका है इसकी भी समीक्षा करती है, साथ ही साथ इसकी भी समीक्षा करती है कि क्या विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के दायरे में है कि नहीं है। अगर संविधान के दायरे में है तो ठीक है, अब देखेगी कि क्या कार्यपालिका उसे सही तरीके से लागू कर रही है कि नहीं लागू कर रही है। ठीक है। अब देखिए, अगर विधायिका द्वारा कोई भी कानून ऐसा बनाया जाएगा जो संविधान के दायरे में नहीं है तब न्यायपालिका द्वारा उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया बेसिक परिचय। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब ये है, ये जो कार्यपालिका है, विधायिका है या न्यायपालिका है, मुख्य रूप से तीनों कह सकते हो या मुख्य रूप से अगर इसकी बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी की बात करते हैं। यह जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है यह देखती है कि सरकार कुल मिला के कहाँ पर कितने पैसे खर्चे कर रही है। क्या देखती है? खर्च देखती है। क्या देखती है? खर्च देखती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये खर्च देखती है कि वास्तव में सरकार कहाँ पर कितना पैसे खर्च कर रही है। ठीक है। इसका जो है एक आंकड़ा अपने पास तैयार रखती है और यह जो है अपना आंकड़ा जो है राष्ट्रपति को सौंप देती है। आगे चलकर देखेंगे कि ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है यह संघ के लिए भी काम करती है और राज्यों के लिए भी काम करती है। राज्य का अपना कोई अलग से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होता है। ठीक है। राज्य में देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की विधायिका होगी, राज्य की न्यायपालिका होगी, लेकिन इन राज्यों की कोई भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होगी। ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय पहले से अर्थात कार्यपालिका से। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कार्यपालिका। अब शुरू करते हैं कार्यपालिका। इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या शुरू करेंगे? अध्याय फर्स्ट। और क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका। और किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। इसमें कुल कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया था? हम लोग कहेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर
78 तक के अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इस वास्तव में संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल कौन कौन से किए जाते हैं। कार्यपालिका हम कहेंगे किसे, वास्तव में कार्यपालिका है क्या, तो ध्यान से समझिएगा। इस कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं, क्या हैं, कौन कौन से, यहाँ से देखते हैं कौन कौन से शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी लोग शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। एक छूट रहा था, महान्यायवादी। क्या है, महान्यायवादी। सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इसका मतलब ये, अगर ये पूछा जाए संघ की कार्यपालिका क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का समूह ही संघ की कार्यपालिका है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का समूह ही क्या है, संघ की कार्यपालिका है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वह संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था अपनाया गया है वह संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है, और यह संसदीय व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में ये जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है लिखित रूप में, लेकिन उसके वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। कहने के मतलब यह है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसके समस्त कार्यों का निर्वहन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये है, संविधान के द्वारा जो जो भी शक्तियां राष्ट्रपति को दिया गया है उन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा क्या है। हम लोगों ने देखा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और इस संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कहने का मतलब यह है संविधान के द्वारा जो समुची शक्ति होती है वह राष्ट्रपति को दिया जाता है कि जो भी काम होगा वह राष्ट्रपति के नाम से होगा, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। संवैधानिक प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। और अगर वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए, वास्तविक प्रमुख तो कौन, प्रधानमंत्री। वह क्या है, मंत्रिपरिषद। अगर इन दोनों में भी पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि इस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया छोटी छोटी बातें भारतीय संविधान के भाग 5 से।
कि यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था है, जहाँ पर संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है कि संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग जो किया जाता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 52 से। क्या शुरू करते हैं? अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52, इसमें ये कहा गया है भारत का राष्ट्रपति ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यह जो है भारतीय संविधान का या संवैधानिक प्रमुख होगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, कहने का मतलब है संवैधानिक प्रमुख का मतलब है संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी जाएगी संघ की, वह समस्त शक्तियां इसी को दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। सीधा सीधा पूछा जाता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, और यह जो राष्ट्रपति होगा वह भारत का प्रथम नागरिक माना जाएगा। संवैधानिक प्रमुख का ही मतलब यह है कि उसे प्रथम वरीयता दिया जाएगा, और जब प्रथम वरीयता दिया जाएगा इसका मतलब है प्रथम नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो यह था अनुच्छेद 52। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति, ध्यान से समझिएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, और ये कहा गया है ये जो संघ की कार्यपालिका होगी इसका जो प्रमुख होगा वह कौन होगा, तो वह राष्ट्रपति होगा। यह जो संघ की कार्यपालिका है इसका प्रमुख कौन होगा, तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब यह है कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। लेकिन इन सभी में सबसे प्रमुख कौन होगा या सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें यह कहा गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, ये जो संघ है कई राज्यों से मिलकर, ये है संघ, और इसकी जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, और इस कार्यपालिका शक्ति का जो सबसे प्रमुख होगा वह राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। इसका मतलब ये है संघ के जितने भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। उस पर जो सिग्नेचर किया जाएगा वह राष्ट्रपति के नाम का ही किया जाएगा। जैसे विदेशों से संबंध बनाना है तो उस पर सिग्नेचर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। विदेशों से कोई भी संधि होती है तो उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा? वह राष्ट्रपति ही करेगा। संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं, जो भी 100 विषय हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 100 विषय हैं। संघ सूची के जितने भी विषय हैं
अगर कोई भी पारित किया जाएगा तो उस पर सिग्नेचर किसका होगा? तो राष्ट्रपति का होगा। इसका मतलब ये है संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी नियम कानून, जितने भी जो कुछ भी होगा वह राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। और कहा गया है राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वतः अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी कार्यपालिका को संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, राष्ट्रपति इसका प्रमुख होगा। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग चाहे तो स्वयं करे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करे। किसके माध्यम से? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ठीक है। और इसके अधीनस्थ अधिकारियों में आएंगे कौन कौन? तो हम लोग कहेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 53। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 पर। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका मतलब हम लोगों ने देखा ये जो संघ की कार्यपालिका होगी, ये जितने भी लोग हैं इसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसके जितने भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है। लेकिन अब बात आती है ये राष्ट्रपति कोई बनेगा कैसे? भाई कोई भी अगर सबसे बड़ा है तो हर व्यक्ति चाहेगा कि हम बने, तो बनेगा कोई कैसे? तो इसके लिए एक चुनाव होता है। इसके लिए एक चुनाव होता है। तो वही बताता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 ये बताता है कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति कौन कौन व्यक्ति चुन सकते हैं। तो अनुच्छेद 54 ये बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगर कभी भी चुनाव के बारे में बात किया जाए और चुनाव की बात आए तो सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या तो वह प्रत्यक्ष रूप से जीतेगा या तो अप्रत्यक्ष रूप से जीतेगा। अगर प्रत्यक्ष रूप से बात किया जाए इसका मतलब यह है कि जनता द्वारा उसे चुना जा रहा है। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तब एक सवाल बनता है कि वास्तव में जनता नहीं चुनेगी तो कौन चुनेगा? अगर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा तब बात ये आती है इसे चुनेगा कौन? तो इसके लिए एक होता है निर्वाचन मंडल। क्या होता है? एक निर्वाचन मंडल। अब बात ये आती है निर्वाचन मंडल क्या है? निर्वाचन मंडल को कह सकते हो कि कुछ लोगों का एक समूह होता है। निर्वाचन मंडल कुछ लोगों का एक समूह होता है और इस लोगों के समूह के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब बात ये आती है लोगों के समूह में कौन कौन शामिल होते हैं। इन लोगों के समूह में कौन कौन से शामिल होते हैं तो चलिए देखते हैं, या कह सकते हैं लोगों के समूह या इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल हैं। तो सबसे पहला नंबर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर पे बात किया जाए राज्यसभा के वही निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरे नंबर पे बात किया जाए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब बात आती है क्या इतने ही लोग चुनेंगे? तो हम लोग कहेंगे नहीं, और भी लोग चुनेंगे। अब और कौन चुनेंगे? हमारे मूल संविधान में तो सिर्फ इन 3 लोगों का ही प्रावधान था, लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से
और पुदुचेरी। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होंगे वह भी इस निर्वाचक मंडल के सदस्य माने जाएंगे। इसका मतलब यह है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी वोट डालेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो लोकसभा में सदस्य जाते हैं वह दो प्रकार से जाते हैं। जो लोकसभा में सदस्य जाते हैं वह दो प्रकार से जाते हैं, एक तो निर्वाचन के माध्यम से, एक मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार ये जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं ये भी दो प्रकार से जाते हैं, एक तो चुनाव के माध्यम से, एक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार विधानसभा में भी जो सदस्य जाते हैं वह भी एक चुनाव के माध्यम से जाते हैं, एक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि वास्तव में निर्वाचित लिखने का मतलब क्या है। निर्वाचित लिखने का मतलब ये है कि इस निर्वाचन मंडल की में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो चुनाव के माध्यम से जाएंगे। इसका मतलब ये है जो चुनाव के माध्यम से नहीं जाएंगे उन्हें इस निर्वाचक मंडल का या इस निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से हैं। तो हम लोग कहेंगे लोकसभा के मनोनीत, दूसरे नंबर पर राज्यसभा के मनोनीत, तीसरे नंबर पर विधानसभा के मनोनीत, साथ ही साथ विधान परिषद जो हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं इन्हें भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब बात ये आती है कि इन्हें वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है। अब बात ये आती है कि इन्हें वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है, तो थोड़ा समझिएगा। इन्हें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, इन्हें भी मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर इन्हें वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, इसका मतलब ये है जब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत इन्हें किया जाएगा तो राष्ट्रपति कहेंगे हम आपको मनोनीत तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रपति के चुनाव में पुनः खड़े होंगे तो आप लोग वोट हमें ही डालिएगा। इसका मतलब ये है कि इनके मतों का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। अब बात करते हैं इन्हें वोट डालने का क्यों अधिकार नहीं दिया गया। तो इन्हें मनोनीत करने का काम जो किया जाता है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल को जो मनोनीत करता है वह राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कहा जा सकता है कि हम आपको मनोनीत तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने विधानसभा में ऐसे लोगों को ही मनोनीत कीजिएगा जो हमें चुनाव में वोट डाले। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति होंगे उनके भी वोट का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अब बात ये आती है इन लोगों को वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती है, और कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा ही पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर विधान परिषद के सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए तो जिन जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है वहाँ से राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि सीधी सी बात है वोट डालने वाले ज़्यादा लोग होंगे, तो उसमें जो मुख्य भूमिका निभाएंगे वही राज्य निभाएंगे जो जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसका मतलब ये है सभी राज्य चाहेंगे कि हमारे राज्य में भी विधान परिषद हो, सभी राज्य चाहेंगे कि हमारे राज्य में भी विधान परिषद हो। और यह जो है साथ ही साथ अगर और बात किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि किसी राज्य में विधान परिषद कब तक रहे कब तक न रहे, इनका कोई अस्थायी अस्तित्व तो नहीं होता है, इन्हें कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ना तो इनका परमानेंट कोई अस्थायित्व तो है कि हाँ ये रहेंगे ही, साथ ही साथ ये सभी राज्यों में भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का अनुच्छेद 52, 53 और 54। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।